नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल द एकेडमिक एज पर। और मैं राहुल मेहता आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारे आज के संस्करण नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 2 में। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने नेशनलिज्म इन इंडिया के नन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया था। तो आज हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करेंगे और इसमें देखेंगे कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने, डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ सोसाइटी ने पार्टिसिपेट किया और किस तरह से भारतवर्ष को आज़ादी के मुहाने तक ले गए और किस तरह के लोगों ने इसमें अपना कैसा योगदान दिया, कम्युनिटी किस तरह से काम कर रही थी, कौन से ऐसे कम्युनिटीज थे जिनको एप्रीहेंशन था और उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने से आगे मना कर दिया या उन्होंने तटस्थता बनाए रखी, यानी वो न्यूट्रल रहे। और किसका क्या एस्पिरेशंस था, सबका डिमांड्स क्या था, कौन इस मूवमेंट को किस चश्मे से देख रहा था। तो इन सारे बातों को आज हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों में, अपने परिजनों में, ताकि मेरी रीच ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और मैं इस तरह का कंटेंट और ज़्यादा मेहनत के साथ आपके लिए लेकर आऊँ। तो चलिए वक्त की बर्बादी ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो, पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था कि नन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है उसकी समाप्ति का एक बड़ा कारण रहा चौरी चौरा सॉरी इंसिडेंट, ठीक है। तो चौरी चौरा इंसिडेंट इसका सबसे बड़ा कारण रहा और इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा पीछे बता दिया था कि कैसे गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन के आसपास भीड़ इकट्ठा होती है और लोग वायलेंट हो जाते हैं, जिसमें 22 पुलिस वालों की हत्या भारतीय नागरिकों द्वारा, मीन्स इधर के आंदोलनकारियों द्वारा कर दी जाती है, जिससे आहत होकर के, बहुत ही ज़्यादा क्षुब्ध होकर के, इट मीन्स इन द सेंस कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा व्यथित होकर के महात्मा गांधी उस नन कॉपरेशन जो क्लाइमेक्स की ओर बढ़ रहा था उसको वापस बीच में ही विड्रॉ कर लेते हैं। और 1922 चौरी चौरा 4 फरवरी को यह घटना हुई थी। गांधी जी इस इंसिडेंट के कारण नन कॉपरेशन को क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं और इसके साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट महात्मा गांधी को क्या करती है, 6 साल की जेल की सजा सुनाती है और गांधी जी चले जाते हैं जेल में। लेकिन इसके बाद क्या होता है, रॉलेट एक्ट हमने पढ़ लिया, नन कोऑपरेशन का हमने देख लिया और नन कोऑपरेशन इस इंसिडेंट के बाद समाप्त भी हो गया। लेकिन नन कोऑपरेशन जब अपने क्लाइमेक्स फेज की ओर बढ़ रहा था, तभी बहुत सारे कांग्रेस के लीडर के मन में पहले से यह डर बैठी थी कि ये मूवमेंट आगे चल करके कभी ना कभी वायलेंट हो जाएगी, क्योंकि भारतीय लोग अभी इस तरह से ट्रेंड नहीं है कि महात्मा गांधी के नन कोऑपरेशन, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के कॉन्सेप्ट को आत्मसात कर सकें, ठीक है। दैट इज वाई उनका एप्रीहेंशन सच्चाई में, रियलिटी में कन्वर्ट होता है और ऐसा होता भी है। और बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स अब इस बात की ओर बल दे रहे थे, इस बात की ओर देवर फोर्सिंग कि हमें वापस से प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शंस की ओर जाना चाहिए और इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट का ब्रिटिश गवर्नमेंट का हिस्सा बन करके हमें अंदर से जाके रिफॉर्म्स के लिए उन पर प्रेशर बनाना चाहिए और ये साबित करना चाहिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है और कैसे वो देवर एक्सप्लॉइटिंग आर इंडियंस एंड द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इसी को लेकर के 1923 में कांग्रेस पार्टी के विदीन ही सहमति के साथ स्वराज पार्टी का गठन होता है, जिसको फॉर्म करने वाले व्यक्ति का नाम था CR दास, चितरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। याद रखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास स्वराज पार्टी बनाते हैं और इस पार्टी के माध्यम से वो प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शंस में वो पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जाकर के उनकी खामियों को उन्हें दिखाया जाए। अब ये घटना आगे बढ़ती है और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी नेशनलिस्ट गवर्नमेंट से बहुत ही परेशान हो चुकी थी। अब हम लोग देखो ये इंडिपेंडेंस की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं, इसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी
आगे बढ़ रही थी और वो सोच रही थी कि कैसे नेशनलिस्टों पर कर्ब कंट्रोल स्थापित किया जाए। इसी बीच दो बड़ी घटना इंडियन पॉलिटिक्स में होती है। एक तो वर्ल्ड लेवल पे पूरा वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमिक इकोनॉमिक डिप्रेशन की ओर जाता है। अब इसके कारण क्या होता है कि भारतीय किसानों और पीजेंट्स पे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और हमारा जो एग्रीकल्चर गुड्स है उसका दाम, उसका कॉस्ट इतना डाउनफॉल की ओर चल जाता है कि अब इसके खरीदार नहीं मिलते हैं मार्केट में, और खरीदार नहीं मिलते हैं जिसके कारण किसानों का जो हार्वेस्ट है वो वेस्ट होने लगता है, बर्बाद होने लगता है। और नौबत ये आ जाती है कि किसान अपने हार्वेस्ट को बेच नहीं पा रहे हैं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के और लैंडलॉर्ड्स के रेवेन्यू को चुका पाने में क्या है, इनकैपेबल हैं। ऐसे में हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि कैसे हम अपने किसानों के लिए ये काम करें, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने हमारे पीजेंट्स वादों के लिए कि क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म उनके लिए लाया जाएगा, देखती है कांग्रेस के माध्यम से। दूसरा ये होता है कि नेशनलिस्ट लोगों को कंट्रोल करने के लिए अब ब्रिटेन में एक न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हो गई थी, और ये थी टोरी गवर्नमेंट। और टोरी गवर्नमेंट चाहती थी कि किसी तरह इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इंडिया उनका एक उपनिवेश है, कॉलोनी है, उसको कंट्रोल किया जाए। कैसे उनको कंट्रोल किया जाए, इसके लिए वो सर जॉन साइमन के चेयरमैनशिप में साइमन कमीशन भारत भेजते हैं। लेकिन मजे की बात यह थी कि साइमन कमीशन भी एक भी इंडियन में मेंबर इसमें शामिल नहीं था, और इस साइमन कमीशन का पर्पस था कि भारत में आगे चल करके कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार करने में एक भी भारतीय मेंबर इस कमीशन में नहीं थे। तो ये बहुत बड़ा विरोधाभास बनता है, ठीक है। और इसको लेकर के इंडिया में साइमन कमीशन का 1928 में जैसे ही साइमन कमीशन भारत पहुंचती है, तो भारतीय भयंकर गुस्से में थे, और इसका विरोध साइमन गो बैक करके नारे लगाकर स्लोगन से करते हैं। और भारत के डिफरेंट पार्ट्स में इस कमीशन का विरोध होता है, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना घटती है। लाला लाजपत राय, जो एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशनरी थी, ब्रिटिशों के लाठियों से प्रहार के कारण उनकी बहुत ही बुरी तरह पिटाई होती है, जिसके कारण नवंबर 1929 में इनकी डेथ हो जाती है, नवंबर 1928 के आसपास शायद। तो इसके कारण भारतीय नेशनलिस्ट और गुस्से से आग बबूले हो जाते हैं, जिसमें जो युवा भारतीय ब्रिगेड था रिवॉल्यूशनरी का, वो लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेना चाहते हैं, जिसमें नाम आता है HSRA का, हमारे वीर सपूत भगत सिंह, ठीक है। और इनकी ब्रिगेड मिल करके इसका बदला लेने के लिए जिस पुलिस अधिकारी के इशारों पर इनकी हत्या हुई थी या पीटा गया था सैंडर्स, उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसके एवज में आखिरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट HSRA के भगत सिंह को, बटुकेश्वर दत्त को, सॉरी राजगुरु को, सुखदेव को पकड़ करके 1931 23 मार्च, मैं थोड़ा ये अलग से बता रहा हूँ, इन तीनों को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं कि केवल कांग्रेस पार्टी ही रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रही थी, इंडिया के लिए काम कर रही थी, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। बहुत ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे जो अपने लेवल पे भारत की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे, जिसमें यंग ब्रिगेड, HSRA, सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जैसे लोग भी, कम्युनिटी भी काम कर रही थी। अब इसमें और भी नेतागण थे, जैसे अजोय घोष थे, ठीक है, जतिन दास थे। इन्होंने बहुत जगहों पर अपने कारनामे किए, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को नाको चने चबाने पड़े, ठीक है। तो इसका गठन आपका दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो साइमन कमीशन से भारतीय लोग रुष्ट थे। अब साइमन कमीशन की नाराजगी भारतीयों को इतनी ज्यादा नागवार गुजरती है कि खुद उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन को वापस आकर घोषणा करनी पड़ती है कि ठीक है, अगर साइमन कमीशन के प्रोविजन से इंडियन पब्लिक और इंडियन पॉलिटिशियंस नाखुश हैं, तो क्यों ना हम भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दें। और इस पर चर्चा करने के लिए भारत के कांग्रेस के और अदर पार्टीज लीडर्स को इनवाइट किया जाता है लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। बट इस सब से भी भारतीय पॉलिटिशियंस, खासकर कांग्रेस, इसे
एक्सेप्ट नहीं कर पाती है और वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में 1930 में आयोजित होता है उसको बॉयकॉट कर देती है। ठीक है, और कांग्रेस से कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल होने नहीं जाता, यानी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से लॉर्ड इरविन के इस षड्यंत्र को समझ जाती है। अब सवाल उठता है डोमिनियन स्टेटस क्या था। तो देखो, अभी तक हमारे यहाँ सेल्फ रूल की बात हो रही थी, स्वराज क्या है, स्वराज चाहिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीयों को स्वराज तो नहीं देना चाहती थी, उसके एवज में भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस का झुंझुना पकड़ाती है कि भाई डोमिनियन स्टेटस क्या हो गया कि आप को हम पावर शेयरिंग में, इट मीन्स गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने देंगे, आपको गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने देंगे, पावर देंगे, बट आप रहोगे, भारत जो रहेगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्राउन के अंडर ही रहेगा। तो ऐसा स्टेट, नेशन स्टेट जो ब्रिटिश क्राउन के अंदर, उसके सत्ता के अंदर रहे, बट वहां के लोग खुद रूल करें, लेकिन जो पावर होगा वो ब्रिटिश क्राउन में ही नीत होगा, ऐसे स्टेटस को डोमिनियन स्टेटस कहा जाता है। और यही देने का वादा हमसे किया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है और कांग्रेस की तरफ से लाहौर में 1929 में सेशन आयोजित किया जाता है, जहां इसका चेयरमैनशिप करते हैं जवाहरलाल नेहरू। और इस बार कांग्रेस पार्टी के द्वारा, नेहरू के द्वारा घोषणा की जाती है कि आगे से भारत के लोगों का और कांग्रेस का एक ही लक्ष्य है, और वो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज। और इसके लिए नेहरू घोषणा करते हैं कि अब से आने वाले हर वर्ष 26 जनवरी को हम लोग इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। और पहला इंडिपेंडेंस डे प्रतीकात्मक तौर पे, सिंबॉलिक तौर पे 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। ठीक है, जिसमें तिरंगा फहराया जाता है, कांग्रेस के डिफरेंट सेशंस और डिफरेंट ऑफिसेज में, और लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो भी ऐसा करें। लेकिन कांग्रेस पार्टी को पहले की तरह वो सपोर्ट जनता से हासिल नहीं होता है। इसको लेकर के इसको लेकर के महात्मा गांधी से कांग्रेस पार्टी के अदर लीडर्स चर्चा करते हैं और ऐसे मुद्दों को ढूंढने की बात करते हैं जो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक के कॉन्क्रीट इश्यूज को, यानी पब्लिक के डे टू डे लाइफ के इश्यूज को दर्शाती हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग कांग्रेस और कांग्रेस के द्वारा आगे शुरू किए जाने वाले एजिटेशन, मास एजिटेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए खुद चलकर आए। ठीक है, और इसके लिए महात्मा गांधी अब अगला चरण तैयार करते हैं एक नए मूवमेंट का, जिसका नाम होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब देखो, इसको बार बार हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं कहेंगे यहाँ पे पढ़ने के दरमियान, तो मैं इसको शॉर्ट में सीडीएम कहूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको सीडीएम समझना, जब मैं सीडीएम बोलूं तो आप समझना सिविल डिसोबीडियंस। तो महात्मा गांधी अगले फेज के लिए तैयारी करते हैं, जिसमें वो इस प्रोग्राम को लॉन्च करना चाहते हैं जो नन कोऑपरेशन की तरह होगा, बस इसमें कुछ और चीजें भी ऐड हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए वो ऐसे मुद्दों को ढूंढते हैं जो मुद्दे समाज के हर एक व्यक्ति, हर एक वर्ग, इच इंडिविजुअल, इच कम्युनिटी को रिफ्लेक्ट करे और उनके एस्पिरेशंस को दर्शाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का सपोर्ट कांग्रेस पार्टी को मिले। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, महात्मा गांधी देश भर से 11 इश्यूज को कलेक्ट करते हैं जो डिफरेंट कम्युनिटीज को रिफ्लेक्ट कर रहा था। इसमें इंडस्ट्रियलिस्टों का भी मुद्दा था, पीजेंट्स का भी मुद्दा था, सोशल वर्कर्स लाइक जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उनका भी मुद्दा था। ठीक है, इसके अलावा जो डे टू डे लाइफ का इशू था वो भी थे। इसमें सबसे एक प्रमुख इशू था सॉल्ट टैक्स। अब देखो ये क्या था, तो इसको थोड़ा जान लेते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो भारत में नमक के उत्पादन पर मोनोपोली रखती थी। अब मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, मतलब ब्रिटिश सपोर्टेड कंपनीज के अलावा कोई भी भारतीय कंपनी सॉल्ट का प्रोडक्शन इंडिया में नहीं कर सकती है। एज वेल एज जो सॉल्ट हमारे डे टू डे लाइफ का हिस्सा है, अभिन्न अंग है, जिसके बिना अमीर गरीब नहीं रह सकता है, सबको खाना है, सबके भोजन का आवश्यक अंग है, उस सॉल्ट पे टैक्स भी देना पड़ता था। तो ये एक ऐसा इशू था जो अमीरों से लेके गरीबों, इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर के पीजेंट, सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट था। महात्मा गांधी इस मुद्दे को पकड़ करके एक आंदोलन को बढ़ाना चाहते थे और सॉल्ट को एज अ सिंबल चुना गया। और इसके लिए महात्मा गांधी क्या करते हैं, 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन को अपने 11, ये जो 11 इशूज का डिमांड है,
उसको एक पत्र के थ्रू भेजा जाता है और इरविन को अल्टीमेटम दिया जाता है कि 11 मार्च तक इरविन या तो इन मांगों को एक्सेप्ट कर ले या इस पर जवाब दे, अदरवाइज महात्मा गांधी 12 मार्च से सॉल्ट टैक्स को खत्म करने के लिए अपनी यात्रा शुरू करेंगे। इरविन अपने पावर के नशे में चूर था और वो महात्मा गांधी को जवाब नहीं देता है और फाइनली महात्मा गांधी सॉल्ट टैक्स को एबोलिश करने के लिए 12 मार्च 1930 को अपने साबरमती आश्रम से निकलते हैं 240 मील्स दूर। कहां पर? गुजरात के कोस्टल एरिया डांडी। और फाइनली 24 दिन की यात्रा के बाद 6 अप्रैल, याद रखिएगा, 1930 को ये दांडी के तट पर पहुंचकर अपने हाथों से समुद्र के जल को उबालकर सॉल्ट बना करके सॉल्ट टैक्स को समाप्त करते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो भी ऐसा करें। अब याद रखिए, इस 24 दिन की यात्रा में महात्मा गांधी ने जब ये यात्रा शुरू की थी तो उनके साथ 78 वॉलंटियर्स चलना शुरू किए थे, लेकिन गांधी जी हर दिन 10 मील की यात्रा तय करते थे और जहां जिस गांव में रुकते थे वहां वो कांग्रेस के लक्ष्य को, स्वराज क्या है, सेल्फ रूल क्यों चाहिए, इन सब लक्ष्यों को बताते चलते थे, जिससे लोग उत्प्रेरित होकर के अगले दिन महात्मा गांधी के साथ आगे बढ़ते चले जाते थे। तो ये जो यात्रा थी 78 लोगों से शुरू हुआ, बट ये अंततः लाखों लोगों में तब्दील हो गया और ये थी महात्मा गांधी की भूमिका हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में। महात्मा गांधी नो डाउट बहुत जगहों पर उनकी बहुत गलतियां भी रही उनकी पॉलिसीज में, लेकिन एक मैं कह सकता हूं कि एक ऐसा जन नेता जिसने लोगों को एकजुट करने का काम किया और लोगों को किस तरह एक उस जमाने के, माफी चाहूंगा लेकिन बहुत सारे भारतीय अनपढ़ थे, तो कैसे इलिटरेट इंडियंस को एकजुट करके एक उद्देश्य के लिए, और उद्देश्य था भारत की आज़ादी, एकजुट करने का, जो आप क्रेडिट नहीं भी चाहो तो देना पड़ेगा आपको, किसको? महात्मा गांधी को। तो नो डाउट महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे, लेकिन थे तो इंसान ही, तो उनका जो उनकी गलतियां हैं उन पे हमें बात भी करनी चाहिए और उन्होंने जो अच्छाइयां, उन्होंने जो चीजें हमारे देश के लिए की उसकी भी तारीफ होनी चाहिए। तो इतना बड़ा जननेता आज तक हमारे भारत में पैदा नहीं हुआ, ठीक है। अब गांधी जी जैसे ही दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को ये नमक कानून को तोड़ते हैं तो घोषणा करते हैं कि आज से ही पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के द्वारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया जाता है। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था, तो इसको समझो ऐसे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कुछ और नहीं, बस नन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक एडवांस वर्जन था, ठीक है, जहां नन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरह ही फॉरेन क्लॉथ्स का बायकॉट किया जाएगा, ठीक है, फॉरेन क्लॉथ्स का बायकॉट किया जाएगा, जो लिकर शॉप्स होंगे उनको पिकेटेड किया जाएगा, ठीक है, ये सारे प्लान्स थे उसमें। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे या बच्चे बूढ़े, सॉरी बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, वो सारे लोग गवर्नमेंट ऑफिसेज का बहिष्कार करेंगे। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज इसमें ऐड किया गया था कि जितने भी ब्रिटिश लॉ हैं उन सारे ब्रिटिश लॉज को विनम्रता पूर्वक भारतीयों द्वारा डिनायल या डिफाई कर दिया जाएगा, मतलब हम उसकी अवज्ञा करते हैं, हम ब्रिटिश लॉज को नहीं मानेंगे जब तक कि हमें सेल्फ रूल और कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट पूर्ण स्वराज ब्रिटिश सरकार द्वारा न दे दिया जाए। अब इसके रिफ्लेक्शन में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा अरेस्टेज और क्लासेस शुरू हो जाती हैं, बहुत ही ज्यादा ब्रूटल रिप्रेशन शुरू किया जाता है। महात्मा गांधी के एक बहुत ही अनन्य भक्त थे, डिवोट डिसाइपल थे, जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। अब ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में बहुत बड़े नेता थे, जहां पेशावर में महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर चलते हुए ये भी सीडीएम को लॉन्च करते हैं। लेकिन अप्रैल 1930 में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है इनके समर्थकों द्वारा, और इसकी आलोचना, क्रिटिसाइजेशन महात्मा गांधी भी करते हैं, बट अगले ही महीने गांधी जी को भी मई के महीने में 1930 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा आंदोलन को बढ़ता हुआ देख डर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के अदर लीडर झुकते नहीं हैं और बहुत सारे लोग मिलकर के पब्लिक बिल्डिंग्स, जो भी गवर्नमेंट पब्लिक बिल्डिंग्स थी, उन सबको अटैक किया जाता है, बहुत जगह क्लैशेस होती हैं। फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा ब्रूटल हो जाती है कि चिल्ड्रेन, विमेन, हर किसी को नहीं बख्शा जाता और सबको बहुत ही ब्रूटली पीटा जाता है। इवन कहा जाता है कि लगभग 1 लाख लोगों को
गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया था। ठीक है। फिर से बढ़ती हुई हिंसा को देखकर महात्मा गांधी का मन क्षुब्ध होता है और वो देखते हैं कि उनका जो आंदोलन है वो अपने उद्देश्य से भटक रहा है और वो इस आंदोलन को समझौते के तहत उस समय के वायसराय इरविन के साथ स्थगित करना चाहते हैं। तो इसलिए महात्मा गांधी और इरविन में एक समझौता होता है, गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है। और ये समझौता होता है 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931, जिसमें अब इसको हम लोग ऊपर देखते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि महात्मा गांधी की तरफ से ये प्रपोजल दिया जाता है कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर, राजनीतिक बंदी हैं, इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू, गफार खान, इन सबको ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कैद कर लिया गया था, इन सबको रिलीज किया जाएगा। बदले में महात्मा गांधी सीडीएम को क्या करेंगे, स्थगित कर देंगे। और महात्मा गांधी को प्रपोजल दिया जाता है वायसराय इरविन के द्वारा कि वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में चल रहा है 1931 में दिसंबर में होने वाला है, उसमें पार्टिसिपेट करने कांग्रेस की तरफ से आएंगे। और महात्मा गांधी इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं और बीच में ही जो इतना बड़ा आंदोलन था उसको फिर से कॉल ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है। और महात्मा गांधी निकल पड़ते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब एक बात आप लोग ध्यान रखोगे कि जितने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों लंदन में हुआ। और याद रखने के लिए याद करो, कंसिक्यूटिव ईयर्स में हुआ। पहला 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932। और केवल एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है 31 वाला, सेकेंड वाला, जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से महात्मा गांधी पार्टिसिपेट करने जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने फर्स्ट में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था और थर्ड में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन तीनों में एक व्यक्ति जो है वो कॉन्स्टेंटली पार्टिसिपेट करते हैं और उनका नाम था डॉक्टर BR अंबेडकर। ठीक है। वो तीनों में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका डेडलाइन रहा, सॉरी टाइमलाइन रहा। गांधी जी 31 जनवरी को लेटर वायसरॉय को भेजते हैं। गांधी इरविन पैक्ट मैंने अभी बताया मार्च 1931 में होता है, जिसमें गांधी जी राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करने के लिए हामी भरते हैं। और 12 मार्च से 6 अप्रैल को सॉल्ट मार्च, दांडी यात्रा होती है। और फाइनली ये अब मैं इस पर डिस्कस करूंगा। तो देखिए, इस पे डिस्कस करने से पहले क्या करेंगे कि जैसे ही गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन पहुंचते हैं, वहां जो नेगोशिएशंस का दौर चला, वो नेगोशिएशंस इतना ज़्यादा कम्युनल होने जा रहा था भारतीयों के लिए कि महात्मा गांधी को अंग्रेजों की चाल समझ में आती है और वो बीच कॉन्फ्रेंस से ही निराश होकर, डिसअपॉइंट होकर के ही केम बैक टू इंडिया। और जब वो यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि भाई यहाँ पे उन्होंने तो सीडीएम को खत्म कर दिया, लेकिन जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ने की बात अंग्रेजों द्वारा की गई थी, वो सारे अभी भी नेहरू जैसे नेता जेल में बंद हैं। तो क्षुब्ध होकर के, परेशान होकर महात्मा गांधी सेकेंड फेज ऑफ सीडीएम शुरू करते हैं 1932 में। लेकिन चूंकि लोगों का भरोसा गांधी के बार बार आंदोलन स्टार्ट करने और बंद करने और अपने मर्जी चलाने से उठ गया था, और बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि उनके डिमांड्स को, जो 11 डिमांड्स मांगे गए थे, उनको बिना पूरा किए गांधी जी ने अचानक से आंदोलन अपनी मर्जी से बंद कर दिया। तो अब वो इस ओर आकर्षित नहीं होते हैं और वो अपना सपोर्ट गांधी के इस आंदोलन से, इस मूवमेंट से खींच लेते हैं। और फाइनली 1934 आते आते ये आंदोलन स्वतः ही ऑटोमेटिकली अपने आप अपना अट्रैक्शन खो देता है। और अट्रैक्शन खोने के बाद ऑटोमेटिकली गांधी और गांधी के द्वारा शुरू किया गया ये जो आंदोलन था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर कौन से लोग इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे और किस उद्देश्य से किए थे, और बाद में क्यों उनका मन इस आंदोलन से ऊब गया और वो सेकेंड फेज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पीजेंट्स और पुअर पीजेंट्स एंड रिच पीजेंट्स के बारे में। ठीक है। तो देखिए, जो आपके गुजरात के पाटीदार थे, ठीक है, जो आपके गुजरात के पाटीदार किसान थे, जो बहुत ही रिच फार्मर्स में गिने जाते हैं, उसी तरह यूपी के जाट्स थे, उनके ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस का ड्रॉप आता है, उसके कारण उनका हार्वेस्ट खराब होता है, उनका हार्वेस्ट का दाम औने पौने
भाव में मिलता है, यानी उनको एक सुटेबल अमाउंट नहीं मिलता है, जिसके कारण उनके पास कैश फ्लो घट जाता है। ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेवेन्यू देना तो बहुत दूर की बात है। तो इस स्थिति से बचने के लिए ये जो रिच पीजेंट्स हैं वो कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए सीडीएम को एक हथियार के रूप में देखते हैं, और वो अपना बिल्कुल ही डिवोटेड सपोर्ट कांग्रेस को सीडीएम के लिए देते हैं, ताकि कांग्रेस पार्टी उनके डिमांड्स को गवर्नमेंट के सामने रखेगी और उन डिमांड्स को फुलफिल करके उनके रेवेन्यू को माफ कर दिया जाएगा या एक रिजनेबल प्राइस कर दिया जाएगा। लेकिन सडन ही गांधी जी के द्वारा जब मूवमेंट को वापस ले लिया जाता है, तो ये लोग जो रिच पीजेंट से काफी नाराज होते हैं और सेकेंड फेज में वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है, वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। अब दूसरी ओर जो पुअर पीजेंट्स हैं उनके साथ भी यही समस्या है। ये पुअर पीजेंट्स कौन थे? जो बड़े 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 लैंडलॉर्ड्स से जमीन किराए पर लेकर के उस पर खेती करते थे, ठीक है, कल्टीवेट करते थे। लेकिन चूंकि एग्रीकल्चरल प्राइसेस डाउन हो रही थी और उनमें कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो अपने रेंट को चुका सकें, तो इसके कारण लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट ये पुअर पीजेंट्स नो रेंट कैंपेन चलाते हैं, ठीक है। अब नो रेंट कैंपेन चलाते हैं और इनका मानना था कि लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी को भी इनका सपोर्ट करना चाहिए। बट सिंस कांग्रेस पार्टी इस बात से डर रही थी कि अगर वो पुअर पीजेंट्स का सपोर्ट करेगी तो कहीं रिच पीजेंट्स अपना सपोर्ट वापस ना ले लें, दैट इज वाई कांग्रेस पार्टी फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पुअर पीजेंट्स के हालातों को जानते हुए भी वो उनका सपोर्ट नहीं करती है। मजबूरन पुअर पीजेंट्स को बहुत सारे सोशलिस्ट पार्टीज और कम्युनिस्ट पार्टीज के शरण में जाना पड़ता है, और ये लोग उनका सपोर्ट भी करते हैं रेडिकल तरीकों से, जिसमें डेमोन्स्ट्रेशंस, बहुत सारे रैलीज आयोजित की जाती हैं। लेकिन कांग्रेस का सपोर्ट इन पुअर पीजेंट्स को नहीं मिलता है। तो आपको समझ आया हो कि रिच पीजेंट्स के सपोर्ट के कारण कांग्रेस पुअर पीजेंट्स का सपोर्ट नहीं कर पाती है। उसी तरह हम लोग देखेंगे अब बिजनेस क्लासेस के बारे में। तो देखिए, बिजनेस क्लासेस में जाएंगे तो भारत का बिजनेस क्लास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो गया था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों के ध्यान न देने के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कई रईस कैपिटलिस्ट जो इंडियन थे उनको बहुत पूंजी का लाभ होता है और वो इंडिया में अपने बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन समस्या क्या थी? समस्या थी फॉरेन गुड्स से जो इंपोर्ट इंडिया में होता था उससे इनके प्रोडक्ट्स मुकाबला नहीं कर पाते थे। फॉरेन गुड्स बहुत सस्ते दामों में थे, जिसके कारण इनका प्रोडक्ट्स का मुकाबला नहीं था। दूसरा, जो रुपी स्टर्लिंग एक्सचेंज है उस पर भी इतना ज़्यादा इनडिफ्रेंशिएशन था कि इंपोर्ट्स का दाम कम था और जो इनका प्रोडक्ट था उनका दाम ज़्यादा, जिसके कारण इनके प्रोडक्ट्स को लोग वैल्यू नहीं कर पाते थे। तो ये भी चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी को ये जो 11 डिमांड्स हैं उन डिमांड्स में इनका भी एक डिमांड था कि रुपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशो को फिक्स किया जाए, फॉरेन गुड्स के इंपोर्ट पे बैन लगाया जाए और इंडियन बिजनेसमैन और इंडियन बिजनेसेस को इनकरेज किया जाए। इसके लिए फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। बट दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है कि इन बिजनेसमैन द्वारा, पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, याद रखिएगा ये भारतीय बिजनेस को बढ़ाने के लिए 1927 में स्थापित किया गया था, जिसके प्रोमिनेंट सदस्य में इंडिया के उस जमाने के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन लाइक जीडी बिरला, आप नाम सुने होंगे, उनके नाम पे अभी भी बिरला इंडस्ट्रीज चल रही है, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास टंडन, प्लस आपके जमशेद जी टाटा, टाटा आप कंपनी का नाम अभी भी सुनते हो, ये सारे इसके मेंबर्स थे और इनका काम था इंडियन बिजनेस को किस तरह ऊपर ले जाया जाए। लेकिन दिक्कत ये थी कि कांग्रेस पार्टी जब सडन अपने महात्मा गांधी के द्वारा इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लेती है, सीडीएम मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया जाता है, तो सेकेंड फेज जब स्टार्ट होता है तो ये जो बिजनेस क्लास है वो कांग्रेस के इस कृत्य से, जिसमें कांग्रेस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, बहुत ही परेशान होते हैं और कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। प्लस एक और कारण था, उस समय जो भारत का यंग यूथ था वो यूथ मिलिटेंसी की ओर बढ़ रहा था, मतलब अंग्रेजों से वायलेंस करके आज़ादी प्राप्त करना, और इसके कारण उन्हें लग रहा था कि उनके बिजनेस को इंडिया में काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है और इस कारण वो चुपचाप इस तरह के सोशलिज्म और कम्युनिज्म जैसे आइडियोलॉजी को सपोर्ट
नहीं करना चाहते थे, इसलिए भी वो चुपचाप अपने बिजनेस पर फोकस करते हुए किसी तरह के आंदोलन में अब आगे से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ऐसा सोचते हैं और वो आंदोलन से अपने आप को बिल्कुल डिस्क्रीट सेग्रीगेट कर लेते हैं। ठीक है, वहीं दूसरी ओर जो आपके इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर का भी वही हाल था। कांग्रेस पार्टी इंडस्ट्रियल वर्कर को सपोर्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के डिमांड्स को सपोर्ट करेगी, जनरली इंडस्ट्रियल वर्कर्स का डिमांड क्या था, तो क्या डिमांड था, वर्कर्स का एक ही डिमांड था कि जो उनके लो वेजेस हैं उसको बढ़ाया जाए, प्लस जो वर्किंग पुअर कंडीशन है, पुअर वर्किंग कंडीशन उनको सुधारा जाए, प्लस उनको कंपनसेशन कंपनसेशन की व्यवस्था दी जाए। तो ये सब डिमांड्स का मतलब है कि बिजनेस क्लासेस, जो बड़े बिजनेस क्लास हैं, उनको दुखी करना, और कांग्रेस इस कारण इन डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। इसलिए कांग्रेस कभी भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स के डिमांड्स को अपने 11 डिमांड्स में शामिल नहीं करती है। इस तरह इंडस्ट्रियल वर्कर भी कांग्रेस पार्टी के सीडीएम मूवमेंट में सपोर्ट नहीं करते हैं। हाँ, इक्का दुक्का आपको एक्सेप्शन मिल सकता है कि जो आपका सोलापुर का इंडस्ट्रियल वर्कर्स था, वो महात्मा गांधी के आह्वान पे बहुत जगहों पर हड़ताल रैलियां करते हैं। उसके अलावा 1930 में रेलवे वर्कर्स जो थे उन्होंने बहुत सारे स्ट्राइक्स किए। 1932 में डॉक वर्कर्स ने, जो बंदरगाह पे काम करते हैं ना, उन लोगों ने भी अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल किया और सीडीएम को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया। लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो आपका इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उन्होंने सीडीएम से दूरी बना कर रखी। ठीक है, तो इन लोगों ने अपनी इच्छा नहीं दिखाई सीडीएम को सपोर्ट करने में, इन्होंने दिखाई बट कांग्रेस के से इनका मोह भंग हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा कि इस आंदोलन ने ही विमेन के पार्टिसिपेशन को बहुत तेज गति से होते हुए देखा। सीडीएम में गांधी जी के आह्वान पर नेशनल ड्यूटी समझते हुए विमेन्स, चाहे वो रिच घराने की हों, चाहे गांव की पीजेंट्स की महिलाएं हों, वो सब रोड्स पर आती हैं और बड़े मात्रा में सपोर्ट करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं और इसको अपना सैक्रेड ड्यूटी समझती हैं। अब कांग्रेस पार्टी शुरू से वुमेन के लिए ऐसा सोच नहीं रखती थी। इवन खुद महात्मा गांधी का सोच क्या था जान लो, कि महिलाओं को घर संभालना अच्छे से आना चाहिए और वो एक अच्छी वाइफ, अच्छी माता बन जाए, यही एक नेशनल ड्यूटी है। लेकिन जब पहली बार कांग्रेस को किसी और वर्ग से इतना सपोर्ट नहीं मिलता है और महिलाओं का सपोर्ट मिलता है, तो कांग्रेस अब महिलाओं के सपोर्ट को सिंबॉलिक न रखते हुए उसको रियल पॉलिटिक्स में अपने लिए यूज करने के लिए रेडी हो जाती है। और फिर धीरे धीरे कांग्रेस में कई महिला नेत्रियों की संख्या भी बढ़ने लगती है, जैसे आप लोग नाम सुने होंगे सरोजनी नायडू का। ठीक है, तो ये रहा किन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया और किन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, और क्यों, क्योंकि सबके एस्पिरेशंस और डिमांड्स क्या थे, अलग अलग थे। अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसा भी कम्युनिटी रहा जिसने अपने आप को इस पूरे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से बिल्कुल ही अलग थलग रखा, सेपरेट रखा। इसमें दो कम्युनिटीज थी, एक तरफ दलित और एक तरफ मुस्लिम। क्यों रखा, इसको हम लोग कंपेरेटिवली पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, दलितों के उस जमाने के सबसे बड़े नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और मुस्लिमों में भी बहुत सारे नेता थे, जिसमें एक तो यहाँ नाम दिया गया है सर मोहम्मद इकबाल। इसके अलावा भी थे आप लोग पाकिस्तान के जन्मदाता जानते ही हो मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो अब इनका सोच क्या था, पहले हम लोग दलित्स को लेकर देखते हैं। तो देखो, होता क्या है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा दलितों के ऊपर कभी भी उस तरह से ध्यान नहीं दिया गया, और सदियों से दलितों के साथ भारत में सो कॉल्ड, जो भी आप कह सकते हो, जो प्रताड़नाएं हुई हैं, इसको लेकर के दलित कम्युनिटी हमेशा कांग्रेस पर एक सवर्ण यानी हाई कास्ट हिंदू पार्टी होने का आरोप लगाती थी। ठीक है, हाई कास्ट हिंदू पार्टी होने का, जिसके कारण दलित अपना एक राइट अमाउंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस पार्टी में नहीं देखते थे। दैट इज वाई दलितों की तरफ से कांग्रेस पार्टी के द्वारा शुरू किया गया या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उनकी तरफ से पार्टिसिपेट नहीं किया जाता है। दलितों के उस जमाने में सबसे बड़े नेता जो थे वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब अंबेडकर जी 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाते हैं और दलितों को एक बहुत अच्छा नेतृत्व प्रदान करते हैं, जिसमें महाराष्ट्र और नागपुर के रीजन में दलितों की संख्या भी काफी अच्छी खासी थी, जिसके कारण इस एरिया के जो दलित थे और खासकर और भी एरियाज के
वो ये सोचते हैं कि दलितों को सदियों से शोषित किया गया है, तो दलितों को जिस तरह आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उसको बढ़ाने का बस एक ही तरीका है, और वो है पॉलिटिकल रिजर्वेशन। दैट इज वाई आपके बी आर अम्बेडकर पॉलिटिकल रिजर्वेशन की डिमांड करते हैं, जिसमें वो दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करते हैं। लेकिन इसी को लेकर के महात्मा गांधी फास्ट अनटू डेथ पे बैठ जाते हैं। मतलब जब तक 1932, जब तक अंबेडकर अपने इस डिमांड को वापस नहीं लेंगे, तब तक महात्मा गांधी अपने आमरण अनशन नहीं तोड़ेंगे। महात्मा गांधी की स्थिति बहुत ही विकट हो गई थी और वो मरनाशन हो गए थे। फाइनली बी आर अम्बेडकर महात्मा गांधी जैसे बड़े महान व्यक्तित्व का लॉस नहीं चाहते थे, और वो अपने हट को छोड़ते हैं और सेपरेट इलेक्टोरेट को छोड़ करके रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी पर रेडी हो जाते हैं। और ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी बातें होती हैं आपकी 1932 में, जिसमें जिसको कहा जाता है पूना पैक्ट। ठीक है, पूना पैक्ट। और इस पूना पैक्ट किसके बीच होता है? गांधी एंड अंबेडकर के बीच। याद रखिए, गांधी एंड अंबेडकर के बीच। और इसमें आपके बी आर अम्बेडकर इस बात पे राजी हो जाते हैं कि दलितों के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी की व्यवस्था की जाएगी, न कि सेपरेट इलेक्टोरेट। अब इसको समझिए क्या होता है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या था कि दलित ही वोटर होंगे, और कैंडिडेट भी कौन होगा? दलित ही होगा। लेकिन जनरल इलेक्टोरेट में क्या होता है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी के तहत, कि कोई जो कॉन्स्टिट्यूंसी होगा, मान लो ये कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ से चुनाव लड़ना है, तो यहाँ पे जनरल इलेक्टोरेट का मतलब किसी भी जाति के लोग यहाँ वोट कर सकते हैं, सब लोग वोट करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है किसके लिए? दलित के लिए। तो यहाँ से कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव में लड़ेगा या खड़ा होगा तो वो केवल दलित होगा, लेकिन वोट्स उसको सब लोग करेंगे। तो इस तरह आपके अंबेडकर जनरल इलेक्टोरेट के लिए रेडी हो जाते हैं, और महात्मा गांधी इसको अपनी जीत के रूप में देखते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि भले ही दलितों को शोषित किया गया है, लेकिन अगर दलित और अपर कास्ट हिंदू जब तक मिलकर के नहीं रहेंगे, तब तक ये जो आज़ादी है ये हम भूल जाओ, और 100 साल भी लग जाए फिर भी ब्रिटिशों से हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। तो देखो गांधी जी का कितना अच्छा सोच था। गांधी जी अलगाव, सेसेशनिज्म और सेपरेशन की ओर नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, इसलिए वो दलितों और हिंदुओं को एकजुट रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस रिजर्व सीट के पॉलिटिकल डिमांड को तो एक्सेप्ट किया, बट अंबेडकर के सेपरेट इलेक्टोरेट के डिमांड को अनअप्रूव्ड कर दिया। लेकिन याद रखो एक चीज मैं यहाँ बताना भूल गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उसी टाइम अंबेडकर के द्वारा जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड था उसको एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, लेकिन गांधी जी के हट के कारण ये डिमांड अंबेडकर छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी दलित अपने आप को इस आंदोलन से लिमिटेड ही रखते हैं, उनका किसी भी तरह का कोई अटैचमेंट इस आंदोलन से नहीं था। देख, अब वहीं दूसरी ओर एक और बड़ी कम्युनिटी थी रिलीजन बेसिस पे, मुस्लिम्स, जिन्होंने अपने आप को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से क्या किया? बिल्कुल ही अलग रखा। अब क्यों रखा? तो उसका रीजन है कि इनका भी डिमांड दलितों की तरह सेपरेट इलेक्टोरेट का था, जहां पर ये लोग एक कॉन्स्टिट्यूंसी में केवल मुस्लिम्स ही रहेंगे, और उसमें उनको वोट करने वाले, जिताने वाले भी मुस्लिम्स ही होंगे। लेकिन इसका बैकग्राउंड थोड़ा हम लोग जानते हैं। आखिर मुस्लिम्स 1920 में जालियांवाला बाग के बाद नन कॉपरेशन मूवमेंट विद खिलाफत मूवमेंट हुआ था, है ना? तो उस समय तो हिंदू मुस्लिम एकता चरम पर थी। तो ऐसा क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम्स एकता डिस्ट्रॉय हो गई और मुस्लिम अपने आप को सेपरेट इलेक्टोरेट की ओर ले जाते हैं? तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि 1920s के बाद बहुत जगहों पर हिंदुओं और मुसलमानों में राइट्स हो जाते हैं, दंगे होते हैं, धर्म को लेकर के, पर्सनल बिलीफ को लेकर के, रिलीजियस बिलीफ को लेकर के, जिसके कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच की दूरी बढ़ते चली जाती है। और इस बढ़ते हुए दूरी के कारण बहुत बार कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग ये कोशिश करती है कि दोनों के बीच एक नेगोशिएशन हो जाए और मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में समझौता आए। लेकिन 1927 में फाइनली ये बात झूठी साबित होती है कि हिंदूज और मुस्लिम्स
के बीच में एकता एक फॉर्जरी है, यानी एक धोखा है, ये कभी नहीं हो सकता है। और ये तब देखने को मिलता है जब कांग्रेस और मुस्लिम पार्टी, जो लीग पार्टी है, वो एक समझौता कर रहे होते हैं, एक बैठक कर रहे होते हैं, जहाँ जिन्ना जो मुसलमानों के सबसे बड़े उस समय के नेता थे, वो यह घोषणा करते हैं कि ठीक है, हम सेपरेट इलेक्ट्रोट जैसे मुद्दे से अपने आप को बैकआउट कर लेंगे, पीछे कर लेंगे, बट हमें पॉपुलेशन के हिसाब से, जितनी पॉपुलेशन उतना ही रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है, और खासकर बंगाल और पंजाब के रीजन में। अब देखो उनका ऐसा क्यों कहना था, क्योंकि बंगाल पंजाब में मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा थी, तो ज़्यादा आबादी होगी तो रिप्रेजेंटेशन भी हाई होगा, और ये बात हिंदू महासभा के एम आर जयकर को पसंद नहीं आती है, और वो उस सभा में ही बॉयकॉट की घोषणा कर देते हैं, और हिंदुओं मुसलमानों का जो एकता था, का जो सपना था, वो सदा के लिए टूट जाता है, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कभी भी मुस्लिम लीग सीडीएम में भाग नहीं लेती है। अब दोनों के बीच में डिस्ट्रस्ट का एक और कारण था, क्योंकि मुसलमानों को ये लगने लगा था कि वो माइनॉरिटी हैं, और आगे चल के जब पावर में शेयरिंग मिलेगा तो जो मेजॉरिटी हिंदूज हैं, उनके आइडेंटिटी के अंदर मुसलमानों की आइडेंटिटी छिप जाएगी, और उनके कल्चर में उनकी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और इस तरह आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रही मुस्लिम लीग भारत में अपना अलग सुर लगाना शुरू कर देती है। ये मैंने अलग खुद जानबूझ के किया है। अब कांग्रेस अपने रास्ते और मुस्लिम लीग अपने रास्ते, और वो सीडीएम में किसी भी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं, और मुस्लिम्स भी अलग रहते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे हमारे लास्ट टॉपिक को, कि कैसे हम लोग नेशनलिज्म को कलेक्ट करते हुए, अपने अंदर नेशनलिज्म की भावना को बढ़ाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, और किस तरह भारत में नेशनलिज्म का बयार यूरोप से अलग शुरू होता है। तो देखो नेशनलिज्म मतलब होता क्या है, द फीलिंग ऑफ वननेस, है ना। तो क्या अचानक से ये फीलिंग ऑफ वननेस आ गई, हम सब एक हैं, हम रात में सोए और उठे, अच्छा अब हम सब एक हैं, तमिल हिंदू ब्राह्मण हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तेलुगु सब एक है? नहीं, इस ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस था, और ये स्टेप वाइज प्रोसेस था कॉन्स्टेंटली यूनाइटेड स्ट्रगल का एक रिजल्ट था। कैसे उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक अंग्रेजों ने संपूर्ण भारतीय समाज को रौंदा था, अपने पैरों के नीचे एक्सप्लॉइट किया था, उससे आहत होकर के, परेशान होकर के, कैसे जो डिफरेंट एथनिसिटी, डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, किस तरह उस स्ट्रगल को यूनाइटेडली सामना कर रहे थे, उससे प्रभावित होकर के ही सबके मन में अंग्रेजों के खिलाफ बॉयकॉट और फाइटिंग स्पिरिट डेवलप होता है, ठीक है। और इस तरह हम नेशनलिज्म भारत को वापस से राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए, स्वतंत्र राष्ट्र, लिबरल नेशन के रूप में, फ्री नेशन के रूप में स्थापित करने के लिए कैसे एकजुट होते हैं। तो वो एक स्टेप वाइज प्रोसेस था। देखो सबसे पहले हमारे यहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट, जैसे याद करो मैंने नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ाया था, तो नेशन को पहचानने के लिए लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे समझो कि जब कोई भी चीज सिंबॉलिक रूप में आपके सामने होती है तो आप उससे ज्यादा अफेक्टेड होते हो, है ना। तो जैसे वेस्ट में आपका सिंबॉलिक तौर पे जर्मेनिया, मेरियाना का फोटो बन रहा था, पिक्चर्स बन रहे थे, और लोग उससे इंस्पायर्ड हो रहे थे, उसी तरह बहुत सारे आर्टिस्ट ने यहाँ सोचा कि हमें भी भारत भूमि की वंदना करनी चाहिए, और इस वंदना को करने के लिए लोगों के मन में भारत भूमि के प्रति प्रेम को और ज़्यादा इफेक्टिवली क्रिएट करने के लिए भारत माता का चित्र और भारत माता का इमेजिनेशंस को बढ़ावा देना होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता का चित्र बनाया 1870s के करीब, ठीक है। और इस चित्र के थ्रू धीरे धीरे भारत माता का चित्र लोकप्रिय होने लगा। इन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ, याद रखिएगा, इसमें इस चित्र को भी इंट्रोड्यूस किया, प्लस इन्होंने इसमें एक गीत भी लिखा जिसका नाम था वंदे मातरम, जिसको कांग्रेस के कई सेशंस में गाया जाता था, और ये सिंबल ऑफ वननेस बन गया। जहां भी लोग एकजुट होते हैं, अपने माता, अपने भारत माता की वंदना करते थे। बाद में इसी भारत माता के चित्र को कई कलाकारों ने बनाया, जिनमें से एक कलाकार थे रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई अविंद्र
नाथ टैगोर। और इसमें उन्होंने भारत माता को एसेटिक एसेटिक फॉर्म में दिखाया, यानी एक तपस्विनी के फॉर्म में, ठीक है। और कैसे भारत माता एक हाथ में पुस्तक लिए हुए, कमल का फूल लिए हुए भारत भूमि को दर्शा रही हैं। इससे प्रेरित होकर के यदा कदा इधर उधर हर जगह, यहाँ वहाँ हर जगह भारत माता का चित्र बनने लगा, पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में। और लोगों ने भारत माता के उस स्वरूप को आत्मीय रूप से एक्सेप्ट किया और उसको आज़ाद कराने के लिए लोगों में वो नेशनलिज्म की भावना जो धीरे धीरे बैठ रही थी, वो वापस से उफान मारना शुरू होती है। इस तरह जो विजुअल सिंबल्स था इंडिया के आइडेंटिटी का, इसने इंडिया के नेशनल आइडेंटिटी को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। दूसरा, कई सारे विद्वान थे जिनका मानना था कि जो भारत का फोकलोर है, यानी जो लोक साहित्य है, ठीक है ना, जो हमारी कथा कहानियां हैं, उसमें हमारे जो वीर महापुरुष थे उनके वैलर का, वीरता का बहुत बड़ा प्रमाण है। जैसे महाराणा प्रताप की कहानियां, हमारे सम्राट अशोक की कहानियां, सुहेल देव की कहानियां। तो क्यों ना ऐसी कहानियों को इकट्ठा किया जाए और भारतीय संस्कृति को वापस से रिवाइव किया जाए, और लोगों में, जो लोगों का इतना डेटोरिएशन हो गया है और उनके अंदर ये हीन भावना आ गई है कि वो कुछ नहीं है, उनको साबित किया जाए कि नहीं, भारतीय अतीत में बहुत कुछ थे। और इसके लिए बहुत सारे विद्वानों द्वारा बैलाड्स, फोकलोर्स, फोक सॉन्ग्स, ये सारे इकट्ठे किए जाने लगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो खुद ऐसे किस्सों कहानियों को बंगाली साहित्य में खोज खोज कर निकाला और उनको जगह देनी शुरू की। वहीं साउथ में नटेशा शास्त्री नाम के एक रचनाकार ने साउदर्न साउदर्न फोकलोर्स को खोज खोज कर निकाला और उसको प्रिंट मीडियम के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, यानी पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में, पत्रिका के माध्यम से लोगों के बीच में फैलाना शुरू किया, ताकि भारतीयों के अंदर जो वो हीनता की भावना आ गई है, कॉम्प्लेक्सिटी, इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, वो दूर हो। तीसरा, हम लोग देखेंगे कैसे आइकन्स और सिंबल्स के थ्रू भारत में नेशंस और नेशनलिज्म की भावना, नेशनलिज्म की आइडेंटिटी को बढ़ाया गया। तो देखो, कहा जाता है कि आप जब किसी चीज को इमेजिन करते हो, जैसे हम लोग, देखो हम इसको ऐसे समझेंगे, हिंदू धर्म में एक बहुत अच्छी है, हम लोग जानते हैं ईश्वर को हर लोग अपनी तरह से मानता है। कोई इसको निराकार मानता है, यानी ईश्वर का कोई आकार नहीं है। कोई मानता है ईश्वर का आकार है, वो सर हद जीव सजीव में है। दैट इज भाई, भारत में, हमारी हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में क्या है कि हम मूर्तियों की, आइडल्स की पूजा करते हैं। तो हम उस मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, हम उस मूर्ति को प्रतीकात्मक तौर पे, सिंबॉलिक तौर पे मान रहे हैं और अपने आराध्य की पूजा उस मूर्ति के माध्यम से कर रहे हैं। क्योंकि हमें लगता है कि उस मूर्ति के माध्यम से, क्योंकि हम तो अबोध हैं और इतनी बड़ी एनर्जी को समझ पाना हमारे लिए आसान काम नहीं है, तो अपने ईश्वर को उस मूर्ति का रूप देते हैं और अपनी आराधना को उस मूर्ति को सौंपते हुए हम इमेजिन करते हैं और अपने ईश्वर को याद करते हैं। तो इसी तरह हमारे देश को एकजुट बनाए रखने के लिए ऐसा सिंबल्स डेवलप किया जा रहा था हमारे राजनेताओं या लीडर्स के द्वारा, उस जमाने के इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा, कि लोग उससे प्रेरित हों। इसी क्रम में एक था हमारा तिरंगा झंडा। कभी मौका मिले तो मैं तिरंगे पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, कैसे तिरंगा इवॉल्व हुआ। आज जो आप तिरंगा देखते हो, जिसमें हमारे तिरंगे में अशोक चक्र लगा हुआ है, 24 तिल्लियां, वो शुरुआत में ऐसा नहीं था। सबसे पहले जो तिरंगा बना था वो 3 कलर का था। एक था रेड, ग्रीन और येलो, और इसमें 8 लोटस लगे हुए थे। इस तिरंगे में 8 कमल का फूल था, ठीक है। और इसके साथ ही एक क्रिसेंट मून बना हुआ था। ये 8 कमल के फूल भारत के ब्रिटिश प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते थे, और क्रिसेंट हिंदू और मुस्लिम्स दोनों को रिप्रेजेंट करता था, क्योंकि यही दोनों मेजॉरिटी कम्युनिटी थी, क्योंकि चांद दोनों के लिए सैक्रेड चीज है। तो बाद में फिर ये तिरंगा इवॉल्व होता है, और महात्मा गांधी जब नन कॉपरेशन मूवमेंट में अपना स्वराज का लक्ष्य देते हैं, तो उस समय वो नया तिरंगा झंडा डिजाइन करते हैं, जिसका कलर था रेड, ग्रीन और रेड, व्हाइट और ग्रीन, और इसमें बीच में चक्र, ठीक है। उन्होंने वो खादी, जो होता, खादी का चक्र होता है ना, वो सूत काटने वाली मशीन, वो इसमें इंसर्ट किया। तो ये गांधी जी का तिरंगा था, जिसको कांग्रेस के बिल्डिंग्स पे, कांग्रेस के रैलीज में, डेमोन्स्ट्रेशंस में
ठीक है, प्रोटेस्ट के दरमियान यूज किया जाता था, और इस तरह ये आइकन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म और इंडियन मूवमेंट बन गया, भारत के आंदोलन का एक बहुत बड़ा साथी। अब हम लोग आते हैं कि कैसे कुछ लोगों को लगा। अब देखो एक चीज जान लो कि ब्रिटिश जब, हालांकि ये बुक में नहीं था बट थोड़ा सा जान लो, ब्रिटिश हमें 1928 के आसपास एक चुनौती देते हैं कि भारतीयों में इतनी समझ नहीं है कि वो खुद पर सेल्फ रूल कर सके, क्योंकि हमारा मेन डिमांड उस जमाने में क्या था, सेल्फ रूल, हम करेंगे स्वराज। तो ब्रिटिश हमें चुनौती देते हैं कि ठीक है, अगर इतना ही दम है, चलो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर दिखा लो, अगर बना लोगे तो फिर हम लोग सोचेंगे। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं मोतीलाल नेहरू, और उन्होंने बहुत अध्ययन करके भारत का एक संविधान तैयार किया, जिसको उनके नाम पे रखा गया नेहरू रिपोर्ट। बट अल्टीमेटली ब्रिटिश तो हमसे क्या थे, जलते थे, तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, और इसे ही पहला प्रयास माना गया भारत के कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का, सेल्फ रूल के तहत। तो हमें ब्रिटिश हमें हमेशा समझते थे कि हम प्रिमिटिव लोग हैं, आदिम लोग हैं, भारतीयों को राज करना नहीं आता है, ये कुछ कर नहीं सकते हैं, ये बहुत ही गए गुजरे लोग हैं। तो भारतीय राजनेताओं में ऐसा लगता है कि ब्रिटिश हमारे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं, और वो हमसे हीन भावना रखते हैं और रेसिज्म करते हैं। तो कई विद्वानों को लगा क्यों ना हम अपनी हिस्ट्री को री इंटरप्रेट करें, वापस से याद करें, और हमारे हिस्ट्री में भारतीय कितने बलशाली, बुद्धिशाली, समृद्ध, मतलब प्रोस्पेरस थे, हमारा आर्ट एंड कल्चर कितना अच्छा था, तो उसको वो वेदों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, हमारे ट्रेड्स जो हमने पुराने ज़माने में जहाँ जहाँ हमारे ट्रेड से, हमारा पुरानाज के माध्यम से हम कितने विद्वान थे, हमारे यहाँ कैसे डिफरेंट लैंग्वेज और डिफरेंट लोग, डिफरेंट राजा इवॉल्व हो रहे थे, कैसे इंटेलेक्चुअल हमारे यहाँ जीरो को खोज रहे थे, आर्यभट्ट जैसे लोग, इन सारे आइडियोलॉजी को डिफरेंट हम कह सकते हैं कि शास्त्रों को पढ़ करके इवॉल्व करना शुरू करते हैं, वापस लाना। तो इस तरह हिस्ट्री का री इंटरप्रिटेशन जब शुरू होता है, तो हिस्ट्री के एक मिनट, री इंटरप्रिटेशन से, पुनर्व्याख्या से भारतीयों में जो खोया हुआ गर्व था, वो खोए हुए गर्व की भावना वापस आती है, और उन्हें भी लगता है कि भाई हम इतने नीच और गए गुजरे नहीं है जैसा अंग्रेज हमें समझते हैं, बल्कि हम तो ऐसे थे जहां से ट्रेड करने के लिए अंग्रेज और पश्चिमी देश लालायित होते थे। दे वर कीन टू ट्रेड विथ अस, बट वी वर नॉट सो लो, हम इतने नीचे नहीं थे, ठीक है। और लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि जब भारत का इतिहास खंगाला जाता है, तो भारत का इतिहास संपूर्ण रूप से किसका इतिहास था, हिंदुओं का, क्योंकि ये देश सनातन का देश था, और बाहर के लोग आकर के यहाँ पे बसते चले गए, और देश में डिफरेंट धर्म धीरे धीरे रहने लगे, और बाद में फिर मुगल आक्रांता, दिल्ली सल्तनत, ये आकर के भारत में इस्लाम ये सब आया, फिर क्रिश्चियंस आए, ठीक है। तो जब भारत का इतिहास खंगाला गया, तो भारत का इतिहास केवल हिंदुओं का इतिहास था। ऐसे में जो अदर धर्म के लोग थे, जो उस नेशनलिस्ट मूवमेंट में साथ थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटाना चाहते थे, उनका तो इतिहास यहाँ पे शून्य था। ऐसे में वो अपने आप को लेफ्ट आउट फील करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो तो थे ही नहीं ना। और कैसे विदेशी आक्रांताओं में मुस्लिम्स भी थे, और कैसे इन्होंने हमारे यहाँ कन्वर्जन की पॉलिसी, और अंग्रेजों ने भी कन्वर्जन किया, इसको लेकर के उनके मन में लेफ्ट आउट की भावना आने लगी, और ये एक चैलेंज बना हमारे नेशनलिज्म और नेशनल आइडेंटिटी के बिल्डिंग में। क्योंकि धीरे धीरे जब भारतीयों के द्वारा पुराने इतिहासों को पुनर्व्याख्या किया गया, तो इन लोगों को लगने लगा कि कहीं इसको लेकर के हिंदू, मुस्लिम्स और अदर कम्युनिटीज में टकरार ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरह हमारा नेशनलिज्म अल्टीमेटली हमें प्राप्त होता है, जब हम नेशनलिज्म का सही, आई मीन टू से दैट, कि रिजल्ट मिलता है 1947 15 अगस्त, जब इतने प्रयासों के बाद फाइनली अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाते, ठीक है। लेकिन इसके पहले एक और आंदोलन हुआ था जिसकी बुक में हल्की चर्चा है, 1942, ये वर्ल्ड वॉर 2 आप लोग को पता होगा, इस दरमियान चल रहा था। और फाइनली कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अब अंग्रेजों को लास्ट ऑप्शन देना चाहिए, डू और डाई, और महात्मा गांधी इसी टाइम डू और डाई का अपना बहुत ही फेमस भाषण देते हैं 14 जुलाई 1942 को वर्धा में, ठीक है। और वर्धा के उस कांग्रेस सेशन में क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए हामी कांग्रेस भरती है कि अब अंग्रेजों भारत छोड़ो, और 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट भारत में लॉन्च कर दिया जाता है, जो
2-4 साल तक चलता है, जिसमें बहुत ही रिप्रेसिव मेजर अंग्रेजों द्वारा भी अपनाया जाता है। लेकिन अल्टीमेटली 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंडिंग के साथ ही अंग्रेजों को भी एहसास हो जाता है कि अब भारत पे राज करना पहले जैसा नहीं पॉसिबल है, और वो अल्टीमेटली 15 अगस्त 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत भारत को छोड़कर चले जाते हैं। तो कंक्लूजन ये रहा कि किस तरह भारत में डिफरेंट ग्रुप्स का जो एंगर था वो यूनिटी में बदला कॉलोनियल रूल के तहत, और फिर हम लोगों ने गांधी जी के नेतृत्व में मिल करके एक ऑर्गेनाइज मूवमेंट लाइक रॉलेट सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस, सॉरी पहले नन कोऑपरेशन, फिर सिविल डिसोबीडियंस, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, और इस तरह हर व्यक्ति का जो एस्पिरेशंस था वो एक जैसा नहीं था। किसी को अपने रेंट के लिए लड़ रहा था जो लोअर पीजेंट्स थे, जो अपर पीजेंट्स थे यानी हाई क्लास पीजेंट्स थे, वो किस लिए लड़ रहे थे, वो रेवेन्यू कम कराने के लिए लड़ रहे थे। बिजनेसमैन को अपना बिजनेस का चिंता था, लेकिन सबके एस्पिरेशंस अलग थे। तो कांग्रेस का सबसे बड़ा दायित्व ये था कि डिफरेंट एस्पिरेशंस को साथ लेकर यूनिटी डेवलप करते हुए आगे बढ़ा जाए। और फाइनली इस यूनिटी को डेवलप करने में कई बार कांग्रेस पार्टी को संघर्षों का सामना करना पड़ा, कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ा, लेकिन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद भी भारतीय लोग मिलजुल करके अल्टीमेटली लास्ट सबसे बड़ा आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट करते हैं और अंग्रेजों को भारत से भगा देते हैं। इसी के साथ मैं आज का ये लेसन समाप्त कर रहा हूँ और साइन ऑफ कर रहा हूँ। आप लोगों से बहुत ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करें। साथ ही साथ जितना हो सके चैनल को शेयर करें।